स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास पाठ 4 जो कि क्लास 8वीं का ये जो पाठ है इतिहास विषय का, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इसको हम दो माध्यमों से समझेंगे। एक तो शॉर्ट पॉइंट्स में पहले चर्चा करूँगा, फिर SCERT की एक जो बुक है उसके माध्यम से आपके साथ मैं ये साझा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए समझते हैं ये पाठ क्या कहना चाहता है। अध्याय की समीक्षा है। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। आदिवासी मुख्यतः खाना पकाने के लिए वह साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वह बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। मध्य भारत के जो बैगा थे औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रहते थे। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले इन गुर्जर और आंध्र प्रदेश के लंबाडिया आदि समुदाय घास भैंस का झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से अधिक आर्थिक ताकत होती थी और वह अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। वह अपनी जमीन व प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। वे ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की जरूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फसल इकट्ठा करने या पशुओं शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। 1906 में संग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन्य सत्याग्रह इसी तरह का विद्रोह था। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते थे और उनको कृमि कृषियों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोशों के लिए 3-4 रुपए मिलते थे। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा का जो जन्म था वो हम मानते हैं कि 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियों चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मुंह दिखाना चाहते थे और मिंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे।
1895 में बिरसा ने अपनी अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वे अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते हैं जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, व कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन उन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। सन 1900 में बिरसा की हैजा से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। तो अभी हमने कुछ पॉइंट्स की चर्चा करी सामाजिक विज्ञान के, और अब हम चर्चा करेंगे SCERT की जो वर्कशीट्स के माध्यम से इस पाठ की चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इस पाठ को। आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। विद्यार्थी 19वीं शताब्दी में विभिन्न आदिवासी समाज के रूपों और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों को समझ पाएंगे। आप देखिए आदिवासी कैसे है। आपने ये चित्र देखा था अभी, इस चित्र को देखिए और उन महिलाओं द्वारा पहनी गई वेशभूषा का वर्णन कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये महिलाएं भारत के कौन से राज्य से हैं? ये नॉर्थ ईस्ट से हैं, उत्तर पूर्वी राज्य से। यदि आप उन महिलाओं के राज्य के नाम अनुमान लगा पाएँ तो आप बेमिसाल विद्यार्थी हैं। यह महिलाएं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की नागा जनजाति से हैं। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। अक्सर आदिवासी के लिए देशज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में सैकड़ों आदिवासी समुदाय हैं। कुछ को नीचे दिए गए मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। देखिए बेटा, पंजाब में दिखाया हुआ है वन गुज्जर, भील, जयंती, नागा, गारो, खासी, संथाल, मुंडा, ये सब आदिवासियों के नाम हैं। कोया, बंजारा, गोंड। जब आप लोग आदिवासी शब्द पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उन्हें नीचे लिखिए। अगर आप चाहे तो आदिवासी का चित्र भी बना सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है आप सबके मन में एक आता होगा कि जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग किस तरह से होते होंगे। अगर आपके मन में क्या क्या सवाल आते हैं आदिवासी शब्द सुनते ही, वो लिखिए। प्रिय विद्यार्थी, आप इस बात से सहमत होंगे कि ज़्यादातर आदिवासी प्रकृति के बीच नज़दीक होते हैं और अक्सर जंगलों में रहते हैं। कुछ आदिवासी समूह के नाम पर संयुक्त रूप से भूमि धारण करते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासियों के पास जंगलों और उसके उत्पादों पर अधिकार था। आदिवासी समूह का मुखिया मुख्य समूह और राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों का ख्याल रखता था। 19वीं शताब्दी तक आते आते आदिवासी लोग अलग अलग से गतिविधियों में सक्रिय हो गए। जैसे कुछ झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे, कुछ जानवर पालते थे, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। देखिए चित्र के माध्यम से। गुजरात के एक जंगल में खेती करते भील औरतें। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज चाहते थे कि वह स्थायी रूप से एक जगह बस जाए
और सभ्य बन जाए। उनके नए नियमों की वजह से भारत के आदिवासियों का जीवन बदल गया। नए शब्द झूम खेती। इसमें फसलों को ऐसी भूमि पर उगाया जाता है जहाँ पहले पेड़ों और वनस्पतियों को काटकर उस क्षेत्र को जला दिया जाता था। फिर उस भूमि के टुकड़े को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जब तक उसकी उर्वरता प्राकृतिक रूप से वापस नहीं आ जाती। सभ्य, किसी जगह या लोगों को एक ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के चरण पर लाना जिसको विकसित माना जाए। आप क्यों सोचते हैं कि आदिवासी किस प्रकार से भिन्न है? आपको क्या लगता है कि आदिवासी लोग ब्रिटिश को अपना जंगलों में देखकर खुश हुए होंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको क्या लगता है कि आदिवासी महिला की दिनचर्या कैसी होती होगी? उनकी दिनचर्या की अपनी दिनचर्या से तुलना करें। कुछ आधार संकेत भी हैं। दिए गए आदिवासी समूह को उनके राज्य में मिलाएं। भील कहाँ के हैं? बंजारा, संथाल, गद्दी, इनको आपस में मिलाना है। अब कक्षा के अंदर की चर्चा। आस्था। मैम, आदिवासी आम लोगों से दूर रहते थे। वह आमतौर पर जंगलों में रहते थे। फिर ब्रिटिश और उनके जीवन में हस्तक्षेप क्यों करना चाहते थे? अध्यापिका, आस्था, आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ब्रिटिश अपने निजी लाभ के लिए ऐसा कर रहे थे। वह आदिवासियों को भारत के अन्य भागों से अलग रखना चाहते थे, क्योंकि उनको यह महसूस हो गया था कि वह राष्ट्रीय आंदोलन की ताकत बन सकते थे। शोभित, फिर तो ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर दी होगी, है ना मैम? अध्यापिका, हाँ शोभित, औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों की वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त कर दी और नगद अर्थव्यवस्था की शुरुआत कर दी। इसके साथ व्यापारी, मध्य पुरुष और बिचौली और साहूकार का आगमन हुआ, जिन्हें दीकू कहा जाता था, यानी बाहर वाले। आप जानते हैं, बच्चों जो गरीब, भूमिहीन, अनपढ़ आदिवासी थे, उनको मजदूरी की तरह ज़मीनों पर काम करना पड़ता था, जहां उन्हें नकदी फसलें जैसे पटसन और नील उगाने पड़ते थे। उनको बहुत ही कम दिहाड़ी मिलती थी। उन्हें स्थानीय साहूकारों से पैसा उधार लेना पड़ता था। आस्था, आदिवासी मुखियाओं को क्या हुआ था? मतलब आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अध्यापिका, उन्होंने अपनी सारी शासकीय शक्तियां खो दी और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानना पड़ा। मानने के लिए बाध्य किया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना तोहफा देना पड़ता था। आस्था, यह तब बहुत ही दुखद हुआ। उन्होंने अपनी सारी ताकतें खो दी और उनको पहले से ही जो हासिल थी। अध्यापिका, जैसे कि आप जानती हैं बच्चों, क्या आदिवासी बहुत सी चीज़ों के लिए जंगल पर निर्भर रहते थे? ब्रिटिशों ने वन कानून में बदलाव किए। जब उन्होंने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था, तो कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया, जहां अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। शोभित, क्या किसी ने भी इन कानूनों के खिलाफ बगावत नहीं की? अध्यापिका, बहुत से आदिवासियों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए कानूनों को मानने, उसका पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीक़ों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी, और कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। तो नए शब्द कौन से हमें मिले हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली, चीज़ें या सेवाओं के लेन देन बिना पैसा मुद्रा के प्रयोग के। नजराना यानी कि तोहफा। प्रमुख प्रश्न, ब्रिटिश द्वारा वनों के आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप एक आदिवासी होते तो आपको यह पसंद आता? तो वनों का आरक्षण इसलिए किया गया क्योंकि वो अपनी इमारती लकड़ी चाहते थे, ताकि कोई दूसरा अंदर यहाँ ना आए, जो भी चीज़, जो भी संसाधन मिले वो उन्हें मिले। और आदिवासी अगर होते तो ये चीज़ें पसंद नहीं करते, क्योंकि आदिवासी को खुला रहना पसंद है, ना कि बंधे हुआ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जंगल आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे? क्या वह अभी भी इनके लिए महत्वपूर्ण है? इन चीज़ों की सूची बनाइए या फिर उनकी तस्वीरें बनाइए। जंगल हमेशा से आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण रहे थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि सारी प्राकृतिक चीज़ें वहीं से इन्हें उपलब्ध होती थी।
रोहित और सोनम दोस्त हैं। रोहित ने सोनम को एक नीला कलम दिया जो सोनम को चाहिए था, और बदले में सोनम ने रोहित को कैंची दे दी, रोहित को चाहिए थी। यहाँ पर किस प्रकार का लेन देन हुआ? वस्तु विनिमय प्रणाली का यहाँ पर उपयोग में लाए हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, जैसे आपके पास है आटा और किसी दूसरे के पास है चावल, तो उसे आटा दे दोगे और आप चावल ले लोगे। इस तरह से वस्तु का आदान प्रदान होता है। जमींदार माज के खेत पर दो किसान हैं, हीरा और धिम्मन। हीरा अनपढ़ है और धिम्मन पढ़ा लिखा है। आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसका शोषण हो सकता है? अनपढ़ का शोषण हो सकता है। जमींदार माज किस किस तरीके से इसका शोषण कर सकता है? उससे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाकर, उसकी मजदूरी दिहाड़ी जितनी मिलती है उसको कम देकर, इन चीज़ों से उसका शोषण हो सकता है। ये तो हमने चर्चा की थी SCERT के अनुसार, कुछ वर्कशीट के अनुसार क्वेश्चन आंसर की। अब हम NCERT के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स, उनकी चर्चा करेंगे। तो रिक्त स्थान भरें। अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया है, जंगली के रूप में। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को डैश कहा जाता था, छितराना। आगे है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को डैश स्वामित्व मिल गया, भूमि का स्वामित्व मिल गया। असम के डैश और बिहार की डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे, बागान और खदान। असम के बागान और बिहार की खदान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। सही और गलत बताएंगे। झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, तो ये गलत है। व्यापारी संथालों से कृमि कोश खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे, सही है। बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वह अपनी शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें, तो ये भी सही है। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, गलत है। ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रति एक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि कितने लगान देना होगा। कुछ ही किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आया? उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला ही, लेकिन उनकी शासकीय शक्ति भी छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था। अंग्रेज़ों के प्रति निजी उनकी हैसियत जो थी अपने समूहों के अनुशासन में रखना पड़ता था। पहले जो उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही। परंपरागत कामों को करने के लिए लाचार हो गए थे। दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? आदिवासी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। उनकी आजीविका खतरे में थी। उनके धर्म छिन्न भिन्न हो रहे थे। बिरसा की कल्पना युग में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में कल्पना लोगों को कितनी आकर्षक क्यों लग रही थी? वह स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे, जिसमें मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे और पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे और कुदरती झरनों का नियंत्रित करते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपने जमीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहे। वह अपनी खेत पर काम करें। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपनी बिरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाएं और वह ईमानदारी से जिएं। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। झूम खेती के 3 नाम बताइए। बेवड़, घुमंतू और कर्तन। बिरसा कब गिरफ्तार हुए? 1895 में। बिरसा का जन्म कब हुआ? 1870 के दशक में। बिरसा का जन्म किस जनजाति समूह में हुआ था? मुंडा जनजाति समूह में। बिरसा की मृत्यु कब हुई? 1900 में, हैजा के कारण। घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? पूर्ववर्ती एवं मध्य भारत की पर्वतीय व जंगल पट्टियों में। झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। बैगा औरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। मुंडा क्या है? मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहती है।
कुछ जनजाति समूह के नाम बताओ। मुंडा, गोंड, उराव और संथाल जनजाति। ब्रिटिश अफसरों को कौन सी आदिवासी समूह ज़्यादा सभ्य दिखाई देता था? एक जगह टिक कर रहने वाले गोंड और संथाल समूह सभ्य दिखाई देते थे। स्लीपर क्या है? लकड़ी के वह क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। आदिवासी खाना पकाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करते थे? वो शाल और महुआ के तेल का इस्तेमाल करते थे। आदिवासी अपनी जीविका कैसे चलाते थे? बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य उत्पादों के इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वह जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव की पूजा करने वाले वैष्णव होते हैं। आदिवासी दीकू किसे मानते थे? आदिवासी बाहरी लोगों को दीकू मानते थे। आदिवासियों के लिए सफ़ेद झंडा किस बात का प्रतीक था? राज का प्रतीक था। बैगा औरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? क्योंकि बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। वह जो जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? उन्हें जमीन का माप कर प्रति व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया गया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ ही किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। दिकाओं से आदिवासियों के गुस्से का क्या कारण थे? आदिवासी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनके परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती जा रही थी। उनकी आजीविका खतरे में थी। उनके धर्म छीन भिन्न हो रहे थे। वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा? अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने व पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों को ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आया? उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्ति छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था। अंग्रेज़ों के प्रति निजी की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले जो उनका पास जो ताकत थी, अब वो नहीं रही। बिरसा की कल्पना युग में स्वर्ण युग किस तरह का था, वो मैंने आपसे पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हम झूम खेती किसे कहते हैं वो भी आपको पता लग चुका है। बिरसा आंदोलन किन दो मायनों में महत्वपूर्ण था? इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू यानी कि बाहरी लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरोध अपने गुस्से का अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। भारत के कुछ चरवाहे समुदाय का नाम बताइए। पंजाब में वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश में लंबाड़िया, कुल्लू में गडेरिया, कश्मीर में बक्करवाल। तो घुमंतू काश्तकारों में ब्रिटिश शासन के समय कौन कौन सी समस्या आई थी? वो एक घुमंतू काश्तकार एक जगह टिक नहीं रहे थे। ऐसे समूह में अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी जो वहाँ भटकते थे। वह चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए नियमित स्रोत भी चाहते थे। तो यही था सारा जो चैप्टर। तो इस प्रकार आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा ये चैप्टर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।